सो हेलो नाइस स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमिस्टर 1 एग्जामिनेशंस के लिए साइंस 2 का क्वेश्चंस पेपर। जो भी आपका सेमिस्टर 1 एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए साइंस 2 का एक कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चंस के आंसर को पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। लुक एट दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। तो आपको पता ही क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है। दिस इज टोटल 40 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। लुक एट दिस इज टोटल 40 मार्क्स क्वेश्चन पेपर और ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ओके, और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के वीडियो अपलोड किए स्टैंडर्ड 9 के लिए। आप देख सकते हो वन शॉट आईएमपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो 8.5 के व्यूज है इसके ऊपर। फिर आप और देखोगे 9 स्टैंडर्ड के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है। तो जाके फटाफट इनका लिंक मैं सारा डिस्क्रिप्शन में दूंगा या कमेंट में पहले ही लिंक दे दूंगा मैं आपको। तो जाके चेकआउट कर लेना, जितना हो सके उतना अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। तो शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट के अंदर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों के पांचों एमसीक्यू है। आई होप ये एमसीक्यू आपको दिख रहे होंगे। इन पांचों का आंसर फटाफट कमेंट आप करके बता दो, फिर मैं इनका आंसर बता देता हूं। चलो कमेंट करो फटाफट। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पांचवे का आंसर। लेट्स सी कितने लोग पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करने वाले हैं। वीडियो को पॉज कर लेते हैं। कर लिया पॉज? कर लिया? मैंने ही कर दिया पॉज, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत लोगों ने कमेंट किया। लेट्स सी, लुक एट दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ए में का ए, द लैक्टोबेसिली कन्वर्ट लैक्टोज, मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोबेसिली कन्वर्ट लैक्टोज शुगर इन द मिल्क इनटू, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? परफेक्ट, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, लैक्टिक एसिड। परफेक्ट, सेकंड, ठीक है। अब आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे मेरे को। टॉक्सिन्स ऑफ द फंगल ओरिजिन आर कॉल्ड, टॉक्सिन्स ऑफ द फंगल ओरिजिन आर कॉल्ड डैश। लेट्स, ये मेरे तरफ से आपको चैलेंज है, चैलेंज नंबर 1। कमेंट करके बता देना कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द फाउंडर ऑफ आईएमडी। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाउंडर कौन है? कौन है? लुक एट दिस, एच.एफ. ब्लैंडफोर्ड, ठीक है ना। एच.एफ. ब्लैंडफोर्ड, इसका भी आंसर बहुत लोगों ने सही दिया था, ठीक है। अब आप देखोगे ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी एक्सरसाइज का, जिस चैप्टर का ये क्वेश्चन है उस चैप्टर के क्वेश्चन में से मैंने सारे फिलिंग द ब्लैंक्स यहां से उठाए। और आप देखोगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स में से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर का है। तो इसका मतलब टेक्स्ट बुक रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे, मैक्सिमम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर से पूछे। तो आपको टेक्स्ट बुक रीड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हो। इसके लिए जो मैंने वन शॉट वाले आईएमपी वीडियो बना रखे हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आप चैनल पे ढूंढोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो आप वो जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि अंदर के टेक्स्ट बुक के अंदर के आईएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोगों ने इसका भी आंसर सही दे रखा है अपने को। आपको वापस से मेरे तरफ से चैलेंज नंबर 2 है, अ डैश is a group of command to be given to a computer. Challenge number 2, a dash is a group of command to be given to a computer. कौन सी कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं जिसके हिसाब से कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। इन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही दिया इसका भी आंसर। बहुत सारे फूड चेन का जब नेटवर्क बनता है, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, वी कॉल्ड इट फूड वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज नंबर 3 मेरे तरफ से। लुक एट दिस इज चैलेंज नंबर 3। चैलेंज नंबर 3 में मैंने आपके लिए पूछा है नाइट्रोजन फॉर्म डैश परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गैसेस प्रेजेंट है, उसमें से नाइट्रोजन कितना परसेंट उसमें प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, इन द डैश फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन द डैश फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन से प्लांट्स फॉर्मेट में फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं? कौन से ग्रुप में? वेरी गुड, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम करते हैं। बहुत लोगों ने इसका भी आंसर सही दिया, एंजियोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी। टोटल 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। डू एंड डायरेक्ट वाले क्वेश्चन से यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म आपको लिखना है ALU का फुल फॉर्म।
परफेक्ट, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड वाले का आंसर आपको देना है और ये वाला आपके लिए हो जाएगा चैलेंज नंबर 4। फटाफट कमेंट करके बताओ चैलेंज नंबर 4 का आंसर क्या है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का हमने देखा था, अभी एएलयू का देख लिया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रोम का बता दो। चलो आगे बढ़ते, फाइंड ऑड वन आउट। फ्रूट, ऐश, वेज, मेटल्स, वेजिटेबल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेटल्स। क्या हो जाएगा? मेटल, क्योंकि फ्रूट हो गया, ऐश हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये कुछ समय के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, बट metals is not a decomposable whereas fruit, vegetables, ash are the decomposable। ठीक है ना, मेटल खुद ही एक नेचर का पार्ट है, वो क्यों डिकम्पोजेबल होगा। कंप्लीट द एनालॉजी। ग्रास होपर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। ग्रास होपर कौन सा कंज्यूमर है? प्राइमरी। तो टाइगर क्या होगा? टाइगर होगा अपेक्स कंज्यूमर। 9th वालों वीडियो को लाइक कर लेना, अगर वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, 9th वालों के लिए मैक्सिमम वीडियोस लेके आने की कोशिश करूंगा। फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्लाइमेट। क्या होता है क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म ऑफ प्रीडोमिनेंट कंडीशन। हम बोलते हैं ना 4 महीना अभी बारिश होने वाला है, 4 महीना क्या होने वाला? बारिश होने वाला है, ये बोलते हैं हम लोग। 4 महीना गर्मी पड़ने वाली है, तो गर्मी का वो 4 महीना है उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। क्लाइमेट क्या हो? लंबे समय तक चलने वाला वेदर का बिहेवियर। हाँ, कभी कभी गर्मी में भी बारिश हो जाती है, बट क्लाइमेट कैसा होगा? हम बोलेंगे अभी गर्म क्लाइमेट है, भले बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश तो वो हमारे लिए थोड़ा सा क्लाइमेट में चेंज आ गया, वेदर में चेंजेस आ गए, तो उसको बोल दिया। बट क्लाइमेट इज अ प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, गिव साइंटिफिक रीजन। एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शन। इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शन, और दूसरे वर्ड में अगर पूछे जाए तो वन वे होती है, एक ही वे होती है। कैसे होती है? सन से एनर्जी आती है और वो सारी एनर्जी अर्थ के ऊपर ट्रैप हो जाती है, अर्थ के ऊपर रहती है, वापस सन के पास नहीं जाती। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम इज वन वे। सन से आए लेकिन सन के पास वापस नहीं जाती है। तो सन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। सन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। ग्रीन प्लांट ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर द सम सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को फूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, अपना खाना बनाते हैं सनलाइट की मदद से। बिफोर रीचिंग द डीकंपोजर, बराबर ना, डीकंपोजर के पहुंचने से पहले वो लोग खाना बनाते हैं। डीकंपोजर मतलब क्या? जो एंड में मरता है और जो जमीन में मिल जाता है, दैट इज डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब जो उनको डीकंपोज करते हैं, जो भी मरे हुए चीज को। बिफोर दिस एनर्जी इज पास ऑन वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। और एनर्जी क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा, ऐसा शेर मर जाएगा, उसको डिकम्पोज करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में आगे आगे बढ़ती जाती है। डिकम्पोजर डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी कुछ अमाउंट ऑफ किसके फॉर्म में रिलीज करते हैं? हीट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। हाउएवर नो पार्ट ऑफ एनर्जी एवर रिटर्न टू द सन। लेकिन इनमें से थोड़ा भी एनर्जी वापस सन के पास रिटर्न नहीं आता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड वन वे या यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ दाल केप्ट फॉर द लॉन्ग टाइम इन द समर। देखो दाल जो होती है ना, दाल को जो ज्यादा समय तक हम रखते हैं, केप्ट द लॉन्ग टाइम इन द, उसके ऊपर एक फॉर्म एक्यूमुलेट हो जाता है, फॉर्म बन जाता है उसके ऊपर। एक लेट मी चेक। ओके, तो दाल के ऊपर फॉर्म कैसे बनता है? देखो, when the dal is soaked in water for the long time in summer, denatured protein are released from the dal which mix with the water to form डीनेचर्ड प्रोटीन। क्या होता है? जब दाल को भिगो कर रखते हैं लंबे समय तक, तो उसमें से डीनेचर्ड प्रोटीन निकलता है, और वो डीनेचर्ड प्रोटीन वाटर के साथ मिक्स होके दाल के सरफेस के ऊपर एक फॉर्म बना देता है। और ये प्रोसेस गर्मी में ज्यादा जल्दी से इसके लिए होती है, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए ये प्रोसेस गर्मी में थोड़ा ज्यादा जल्दी दिखता है, ठंडी में इसको ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारे बीच में और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन पैदा करने का काम ही कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसा मैंने पी दबाया तो कंप्यूटर में पी दिखा, कंप्यूटर को ये बात किसने समझाई? ऑपरेटिंग सिस्टम में समझाई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन कंप्यूटर एंड पर्सन। माध्यम बनता है कंप्यूटर के बीच का और एक पर्सन के बीच का माध्यम कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वी कैन नॉट यूज कंप्यूटर विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स व्हाई हम लोग बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी का
क्वेश्चन नंबर 2 का भी 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपको 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बहुत सिंपल है। फर्मेंटेशन एक वैसे प्रोसेस है जिसमें हम लोग सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं किसके, सिंपलर सब्सटेंस में। कैसे हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड विद द, ओके ये तो एग्जांपल हो गया। ओके यहाँ पे आप पहले ध्यान देना, थर्ड वाला पॉइंट आप सेकंड पॉइंट में लिखना। फर्मेंटेशन रेफर टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फर्मेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोले तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड, गैसेस और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फर्मेंटेशन कब होता है, फर्मेंटेशन तब होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। ध्यान रखना, फर्मेंटेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। तो ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अब थर्ड पॉइंट में एग्जांपल दे रखा है, तो कर्ड बनता है मिल्क से। कर्ड किससे बनता है, मिल्क से। ये एक फर्मेंटेशन का एग्जांपल है। अब कैसे बनता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लैक्टोबैसिली नाम का बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया लैक्टोज को जो मिल्क में प्रेजेंट होता है पहले से, उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, एंड दिस रिड्यूसेस पीएच। इससे क्या हो जाता है, मिल्क का पीएच कम हो जाता है, मतलब मिल्क अब थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, एंड रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन फ्रॉम द मिल्क एंड योगर्ट इज द फॉर्म। मिल्क प्रोटीन मिल्क से सेपरेट होकर योगर्ट बन जाता है। दैट्स इट, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। फर्मेंटेशन इज वेरी वेरी आईएमपी। आप देखना एग्जाम में इस पे एक आध क्वेश्चन आएगा, फर्मेंटेशन का यूज आ सकता है, फर्मेंटेशन हम किस किस के साथ में करते हैं उसके ऊपर आ सकता है। तो थोड़ा जाके टेक्स्ट बुक के अंदर जाके फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, तो उसका आंसर ये दे रखा है, वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज, ऐसा वेस्ट जो जमीन में जाने के बाद डिकम्पोज हो जाता है, और ऐसा वेस्ट जो जमीन के में जाने के बाद डिकम्पोज नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, दैट इज प्लास्टिक हो गया, आपके रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए, जो बहुत सालों तक आपकी मिट्टी के अंदर ही गड़े रहते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा, प्लास्टिक और वेजिटेबल्स वगैरह, यू कैन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज राइज रेमेडी, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो राइज रेमेडी क्या है, ये राइज ट्रीटमेंट क्या, सिंपल सा है। अगर किसी इंसान को स्प्रेन्स हो जाए, मतलब एक तरीके से बोले मोच आ जाए, ट्विस्टिंग हो जाए किधर, या कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, ऐसा कुछ कुछ भी हो जाए, उनके साथ में प्रॉब्लम हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहीं लग जाए, काला काला पड़ जाता है बहुत ना, ऐसा कुछ हो जाए, तो वहां पे राइज रेमेडी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइज में आर का मतलब क्या, आर का मतलब है रेस्ट, भाई उस आदमी को थोड़ा सा आराम करो जिसके साथ ये हो गया है। फिर उसके ऊपर जहां पे उसको लगा है वहां पे आसपास में आइस लगा दो, तो थोड़ा सा वहां पे ठंडक पड़ जाएगी। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन मतलब जहां उसको लगा है वहां पे धीरे धीरे जेंटली आपको क्या करना है, इंजर्ड पार्ट को क्या करना है, आपको प्रेस करना है। आई थिंक शुड बी इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज्ड जेंटली, धीरे धीरे वहां पे मसाज करना है, क्योंकि ब्लड का फ्लो थोड़ा ठीक ठाक वहां पे बना रहे, मसाज करना धीरे धीरे स्लोली स्लोली, ठीक है ना। और एलिवेट करना मतलब अगर मान लो टांग को लगा तो टांग को थोड़ा सा लटका के रखो, टांग को क्या करो, लटका के रखो, जिस पार्ट को लगा ऐसा लटका दो उसको हवा में। इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन द रेज्ड और एलिवेटेड पोजीशन, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट डिस्कशन कर रहा हूं, लंबा वीडियो ना बने इसके लिए। विच डिवाइस विल यू यूज टू शेयर द विद नॉलेज ऑफ, कौन से डिवाइस इस्तेमाल करते हो नॉलेज शेयर करने के, टीवी इस्तेमाल होता है, रेडियो, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। ओके, नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, बैड और ऑर्डर ऑफ द वेस्ट, सॉलिड वेस्ट होता तो गंदा स्मेल आता है, प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक गैसेस, गंदी गंदी गैसेस बाहर निकलती है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, स्प्रेडिंग ऑफ द डिसीजेस होते हैं, बीमारी फैलती है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है किसके, सॉलिड वेस्ट के, ठीक है, सिंपल। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने, टोटल 8 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 5 सॉल्व करना है। देखो बहुत बढ़िया है। एक्सप्लेन एनी 3 मेथड ट्रांसपोर्ट द पेशेंट्स, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई भी 3 मेथड बताओ। भाई इतनी सारी मेथड है, कोई भी 3 लिख दो। जैसा क्रैंडल मेथड हो गया, गोद में उठा के लेके जाओ, हाथ से पकड़ के लेके जाओ, ह्यूमन क्रंच्ड मेथड हो गया, कैरिंग ऑन द 4 हैंड चेयर हो गया,
कैरिंग पिगी बैग टाइप मेथड हो गया, भाई पीछे लटका के लेके जाओ, पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड हो गया। तो इन मेथड को थोड़ा डिस्क्राइब करके इंसान स्ट्रेचर्स हो गए, तो इनको इस्तेमाल करके आप किसी भी इंसान को जिसको इमरजेंसी में कहीं पहुंचाना हो, तो इन मेथड का इस्तेमाल करके आप लेके जा सकते हो, जिससे उस इंसान को जहां पे इंजरी हुई है उस पर और ज्यादा प्रभाव नहीं होगा और वो अच्छे से हॉस्पिटल पहुंच पाएगा। तो ये मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, जस्ट रीड इट, इन पे क्वेश्चंस आता है, ठीक है, ध्यान रखना। विच क्राइटेरिया यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट बहुत सारे, उनको क्लासिफाई करना बड़ा जरूरी है, तो प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए हम कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द अब्सेंस और प्रेजेंट ऑफ फ्लावर, कि प्लांट में फ्लावर होता है कि नहीं होता है, तो हम उसके बेस पे क्लासिफाई करते हैं। प्लांट में फ्रूट होता है कि नहीं होता है, प्लांट में सीड होता है कि नहीं होता है। प्लांट आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, दैट इज क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स। Plant are classified into two groups, that is cryptogames and phanerogames. Depending upon the whether seed are enclosed within the fruit and not the phanerogames are color. अभी आगे और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, तो सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर है या फ्रूट के अंदर नहीं है, उसके बेस में हम लोग प्लांट को दो हिस्सों में और डिवाइड करते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। क्रिप्टो गेम्स में आपको पता थैलोफाइटा, बायोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आता है, बराबर ना। और फिर फिनेरो गेम्स में कौन आता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड फ्रूट के अंदर होता है, जिम्नोस्पर्म में सीड फ्रूट के बाहर होता है। एंजियोस्पर्म को वापस डिवाइड करते हैं हम लोग किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर और डाइकोट के अंदर, मोनोकोट के अंदर और डाइकोट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलेडोन्स। आई होप आपको कोटिलेडोन्स के बारे में पता होगा, ठीक है। What precautions will you take when entering data in Excel? इसका आंसर आप प्रिपेयर कर लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी प्रिपेयर करो। एक्सप्लेन द गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखा है, आपको पता प्रोड्यूसर का काम क्या होता है। इन दिस फिगर ऑल द प्रोड्यूसर इज आर प्लांट्स। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के मदद से दे मेक देयर ओन फूड्स, ओके, दे आर ग्रीन इन कलर, दे यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, ओके ना। तो ये लिख देना। हर्बीवरस क्या आते हैं, हर्बीवरस इज डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स, दे फीड्स ऑन द प्रोड्यूसर, वो घास खाते हैं ना हर्बीवरस। हर्बीवरस पे कौन डिपेंड होता है, कार्निवरस डिपेंड होता है। कार्निवरस पे कौन डिपेंड होता है, ओमनीवरस डिपेंड होता है। तो आपको इस पूरे पिरामिड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इन विच डिफरेंट वे सराउंडिंग गेट पॉल्यूटेड, कौन कौन से तरीके हैं जिससे सराउंडिंग पॉल्यूटेड होता है। एक होता है डोमेस्टिक सेवेज, मतलब घर से निकला हुआ गंदा पानी, गटर का पानी, लाइक दैट। डोमेस्टिक वेस्ट एंड प्लास्टिक, घर से निकला हुआ वेस्ट या घर से निकले हुए प्लास्टिक। हम लोग प्लास्टिक, दिन में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में एक दिन में एक प्लास्टिक नहीं आता होगा। दिन में कम से कम 5 से 6 तो प्लास्टिक के कैरी बैग तो हमारे घर में आते ही है, ठीक है। तो एक वो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से भी थोड़ा सा पोल्यूशन वगैरह हो जाता है, ठीक है ना। कैसे होता है कि खेत में आग लगा दी तो उससे धुआं जो बन जाता है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दिस कॉजेज द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन सच एज द नाइट्रोजन, फॉस्फेट एज वेल एज टॉक्सिक केमिकल इनटू द वाटर बॉडीज एंड दे आर हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक लाइफ। तो ये सारे रीजन आप अच्छे से देख लेना। फिर क्या है, ऑयल स्पिल्स हो जाती है कभी कभी, एंड थर्मल पॉल्यूशन। तो इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स आप इस्तेमाल करते हो, तब आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना कि आपका काम बहुत स्मूथली हो जाएगा और कोई चीज बिगड़े ना। तो व्हाइल यूजिंग सॉफ्टवेयर मेक श्योर दैट द many are not are simultaneously otherwise it is going to the slower। बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ में इस्तेमाल नहीं करो, नहीं तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। और आपने सारी चीजें पढ़ी होगी, समझ जाओगे, आप रीड करोगे। मेरा काम था ये पेपर को डिस्कस करना कि एटलीस्ट आप लोग एग्जामिनेशन का आइडिया ले सको कौन से किस तरह। स्केच लेवल डायग्राम और स्पायरोगायरा का डायग्राम देख लो, नाम लिख के बराबर से आना। स्पायरोगायरा का डायग्राम अगर पूछे तो वो भी कर लेना, और इसके साथ और भी बहुत सारे डायग्राम है जिनके बारे में प्रिपेयर कर लेना। वन शॉट आईएमपी दे रखी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रखे। अगर मैं गारंटी देता हूँ सब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दोगे ना, आई डोंट थिंक कि आपको एग्जाम के लिए और कुछ करना है, बट स्टिल थोड़ा पढ़ना, बट आप सारे क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। और स्पायरोगायरा कौन से डिवीजन से आता है, स्पायरोगायरा आता है थैलोफाइटा डिवीजन से। ये भी क्वेश्चन में पूछा था, हमने वो भी बता दिया आपको। नेम फ्यू वैक्सीन व्हिच आर गिवन टू द इन्फेंट वाई। बच्चा पैदा होता है उसको वैक्सीन दी जाती है, क्यों दी जाती है आपको पता। बच्चा जब पैदा होता है 0 से लेकर 12 साल के बीच में, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। बच्चा यार, उसमें कौन सा इम्यून सिस्टम होगा। उस इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होना कि बच्चे को कोई भी बीमारी क्या हो सकती है, इजीली लग सकती है। इसके लिए उसको वैक्सीन देना बड़ा जरूरी है। और बच्चों को देने जाने वाली वैक्सीन का यहाँ पे नाम लिखा हुआ बीसीजी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटावी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं बच्चों को देने जाने वाली वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा यहाँ पे आपके लिए। ओके, लुक एट दिस, गिव एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट लिविंग। इसका आंसर आप पे छोड़ता हूं मैं,
डिफाइन एंटीबायोटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स एक तरीके का कार्बन कंपाउंड है जो हमें फंगी और बैक्टीरिया से मिलता है फॉर डिस्ट्रॉइंग प्रिवेंटिंग ऑब्टेन फ्रॉम द सम बैक्टीरिया एंड फंगी डिस्ट्रॉइंग प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं हमारे बॉडी के अंदर या जहां पे भी जितना जरूरत पड़े। दिस इज व्हाट एंटीबायोटिक, सिंपली अपने टैबलेट्स वगैरह हम लेते हैं जो। एंटीबायोटिक्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें लिखी है, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, 5 मार्क्स का सवाल है ना, तो हमें लिखना पड़ेगा। एंटीबायोटिक मेनली एक्ट अगेंस्ट अ बैक्टीरिया, सम एंटीबायोटिक कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ, सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी बीमारी को, मतलब एक आप गोली ले रहे हो, एक ही गोली 5-6 बीमारी को मारने का काम करती है, ऐसे एंटीबायोटिक्स को हमको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एग्जांपल के नाम पे एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। व्हेन द पैथोजेंस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई इवन थ्रू द सिम्टम्स, दिस इज विजिबल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज यूज्ड। अब मान लो कि आपको कौन सी बीमारी हुई इसके बारे में डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा, कौन सा पैथोजन, कौन से वैक्सीन, कौन से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके ऊपर अटैक किया है, डॉक्टर को पता ही नहीं चल रहा। डॉक्टर क्या करेगा? आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देगा, भाई ये गोली खा, जो भी बीमारी होगी, ये गोली 10 बीमारियों को मारती है, क्या पता तेरी उनमें से एक बीमारी हो तो मर जाएगा, वो बीमारी मर जाएगा, आप नहीं, वो बीमारी मर जाएगा, ठीक है ना। व्हेनेवर पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिफाइनेटली, मान लो कि आपको जिस जिस पैथोजन से बीमारी हुई है, डॉक्टर को पता चल गया भाई इसी पैथोजन से बीमारी हुई है ना, तो डॉक्टर आपको पर्टिकुलरली उसी पैथोजन को मारने वाली दवा देगा, ब्रॉड वाली नहीं देगा। तो उसी पैथोजन को मारने वाली दवा जब देगा तो उसको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। एग्जांपल पेनिसिलिन, यहाँ पे और सारे इरिथ्रोमाइसिन, तो ये एक्सेट्रा नाम वाले हैं, तो आप देख लेना। ओके, आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको नहीं मनना। आर द एंटीबायोटिक्स गिवन टू द ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर सेम और वाई, क्या इंसान और जानवरों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक सेम होती है? नहीं होती। अच्छे से पढ़ो, समझ जाओ यार, इंग्लिश आती होगी इतनी, तो बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। चलो, धन्यवाद। तो आई होप सो ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने ज्यादा यहाँ पे डिटेलिंग में डिस्कशन करने का काम नहीं किया है क्योंकि वीडियो बन जाता है लंबा और एग्जाम में आपको भी इतना टाइम नहीं होता है कि डिटेलिंग में मेरे को सुनते बैठोगे, ठीक है ना। तो फटाफट अपन ने बना दिया। मैंने बोला और बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये मत करना, लीव मत करना। तो बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, वहां तक पहुंच रहा हूँ मैं अभी, फटाफट देखो। पहुंच गए, हाँ देखो, ये देखो बहुत सारे वीडियोस अपलोड है। ये सब तो मैंने 5-6 वीडियोस यहाँ पे आपको दिखाए रखे हैं, 8 वीडियोस दिखा रखे हैं, और बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। देखो 1000 लाइक इस वीडियो पर ले दो यार। अब तो एंड में टिके ना, उन लोग से बात करना बनता है क्योंकि बीच लोग तो, आधे लोग तो क्या बीच में से निकल जाते हैं, उनमें तो इतना क्षमता भी नहीं 5-10 मिनट भी अपने लिए पढ़ाई करने का। बट स्टिल आप लोग टिके हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो के एंड तक पहुंचो, क्योंकि जो वीडियो तक एंड तक पहुंचा होगा उसको ही पता होगा ये क्या किया था मैंने एंड में, ठीक है ना। धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से पढ़ो, फाड़ डालो, जो करना है वो कर डालो, अच्छे से एक्सप्लोर करो, नई नई चीजें सीखो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।